Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म्स फॉर थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह टेम्परेचर की बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशंस की गई। हमने डिस्कस करेंगे पोइकेलोथर्म्स क्या होते हैं, होम्योथर्म्स क्या होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्टोथर्म से क्या मुराद है, एंडोथर्म से क्या मुराद है और हेटेरोथर्म से क्या मुराद है। साथ ही साथ हम डिफरेंट अडेप्टेशंस भी डिस्कस करेंगे जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अगर हम बात करें थर्मो रेगुलेशन की, सो थर्मो रेगुलेशंस मीन टू मेंटेन the body temperature within tolerable range या नैरो रेंज। सो बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज पे रखना या टॉलरेटेबल रेंज में रखना, यानी जिसे आप बर्दाश्त कर सको, जिस पे बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सके, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में किसी किस्म का फ़र्क ना आए, ये कंडीशन थर्मो रेगुलेशन कहलाती है। अब इस करैक्टर को हमने जोड़ना है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन जो है वो करैक्टर है ऑर्गेनिजम्स का। अब ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो जब हमने बात करनी है प्लांट्स की, तो हमें देखना होगा कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह सरवाइव करते हैं अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लो टेम्परेचर हो जाए, और क्या क्या उनको अडेप्टेशंस करना पड़ती हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, और अगर बाहर हाई टेम्परेचर हो जाए तो प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं, और उसमें अपने आप को वो बचाने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस परफॉर्म करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं with respect to high temperature। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर हाई टेम्परेचर है तो उसका प्लांट की बॉडी पे क्या अफेक्ट होगा। आइए ज़रा इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। सो पहले हमें डिस्कस करना होंगे अफेक्ट्स क्या होंगे, अफेक्ट्स क्या होंगे, फिर हम उन अफेक्ट्स को जो है वो कोशिश करते हैं अडेप्टेशंस में कन्वर्ट करके प्लांट के सर्वाइवल की स्टेट्स को डिफाइन करने में। पहले हम बताते हैं कि जी अफेक्ट्स क्या आते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। सो पहला अफेक्ट जो प्लांट पे आता है, नंबर 1, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा। हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम्स में बी डीनेचर। ऐसा हो सकता है कि एंजाइम क्या हो जाए, डीनेचर। एक बात याद रखिएगा, जब एंजाइम्स बॉडी में काम कर रहे हैं, सेल के अंदर काम कर रहे हैं, दे मस्ट रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच। वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बड़ा एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर उस टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर इन्हांस कर दो तो एंजाइम की फंक्शनैलिटी इस तरह ख़राब हो सकती है कि टेम्परेचर हाई होने पर उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो डीनेचर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जब टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा अफेक्ट ये होगा कि प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म, वो सारे के सारे क्या होना शुरू हो जाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। अब ये सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है जी सॉफ्टनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सॉफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए ना, हाई टेम्परेचर है,
हाई टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ के मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो हाई टेम्परेचर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, उसकी जो है वो रिजिडिटी में थोड़ा क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगी, अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट में फर्क आएगा। मटेरियल जो है वो प्रॉपरली, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाए, सिलेक्टिव परमिएबल की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाए, खत्म होना शुरू हो जाए, और सेल की शेप भी खराब हो सकती है। सो डीफॉर्मेशन इन शेप, तो शेप में भी अच्छा खासा क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। अब ये अफेक्ट आ सकते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो एक हमने पढ़ा कि डीनेचर होने के चांस है, दूसरा हमने कहा कि क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो जाए, विल्टिंग ऑफ प्लांट जो है वो मुरझा जाए, यानी डेड हो जाए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जो था वो निकल गया था। ठीक है, इसकी रीजन क्या थी, इसकी रीजन थी हमारे पास हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इन तमाम सिचुएशंस को किस तरह फेस करेगा प्लांट, तो प्लांट को करनी होंगी अडेप्टेशंस। अब उन अडेप्टेशंस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है जी डी नेचर होना एंजाइम्स का। तो इसके लिए क्या अडेप्टेशंस होंगी, नंबर 1 हीट शॉक प्रोटीन। तो प्लांट अपनी बॉडी में बना लेगा हीट शॉक प्रोटीन। ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ हीट। और किसको बचाती है, जितने भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं, जितनी भी प्रोटीन्स काम कर रही हैं, ये सब उनको क्या कर लेती है, अपने साथ अटैच कर लेती है, और ये प्रोटीन जो है वो उनको डीनेचर होने से बचाती है। तो प्रोटीन तैयार कर ली गई, हीट शॉक प्रोटीन। इसका काम बहुत ज़्यादा जो हीट होगी उसको ये खुद अब्जॉर्ब कर लेगी और एंजाइम्स को और प्रोटीन्स को उनका नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि सॉफ्टनिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो सॉफ्ट हो जाएगी, यानी उसकी रिजिडिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को कैसे फेस किया जाएगा, टू मेंटेन रिजिडिटी एक्यूमुलेशन की जाएगी ऑफ। आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैटी एसिड है जो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं दे आर सॉलिड, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं दे आर लिक्विड। अब चूंकि ऑलरेडी वो सॉफ्ट हो चुकी है, लिक्विफाई हो चुकी है, तो यहां पे होगा एक्यूमुलेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को एक्यूमुलेट किया जाएगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को क्या करेंगे, मेंटेन, और शेप क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, सेल अपनी शेप खराब होने नहीं देगा। और जो तीसरा है वो विल्टिंग ऑफ द प्लांट, इसमें क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि जैसे जैसे पानी रिलीज होगा तो डेफिनेटली इनकी जो टर्जिडिटी है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो जो हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, जब पानी लॉस होगा तो उसकी टर्जिडिटी में कमी की वजह से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। अब एक्सेस हीट जब हो रही है तो उससे बचाने के लिए रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई किया जाएगा। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है प्लांट के लिए, क्योंकि जब रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई किया जाएगा तो वो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा।
लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाए, तब नुकसान ये भी हो सकता है कि प्लांट क्या हो जाए, विल्ट हो जाए, मुरझा जाए। तो उससे बचाने के लिए प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। जब स्टोमेटा क्लोज कर लिए जाएंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी और प्लांट जो है वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। अब ये कंडीशन थी जब हमने कहा कि हाई टेम्परेचर है। अब हम बात करते हैं जब प्लांट फेस कर रहा है लो टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर, आइए जी बात करते हैं लो टेम्परेचर्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी प्लांट्स को। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। नंबर 1, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी। सो आइस के बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे हमेशा जो है वो आइस बन जाती है। अगर तो ये आइस बन रही है आउटसाइड द सेल, तो याद रखिएगा नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये बन रही है इनसाइड द सेल तो प्रॉब्लम है। तो इस तरह प्रॉब्लम है कि जो सारे के सारा जो साइटोसोल होगा, जो साइटोसोल हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीज, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं आल्सो फ्रीज, और सारी मूवमेंट वगैरह रुक जाएगी और उनके सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और अगर अंदर की तरफ जो आइस बनी है अगर वो पॉइंटेड है तो वो क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है और बेशुमार जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। अब ये है हमारे पास आइस की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो वो हमारे पास होगी विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन become rigid। अभी हमने डिस्कस किया कि लो टेम्परेचर पे आइस के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी चीज़ जो है वो रिजिड हो जाती है। तो इसी तरह जब टेम्परेचर जो है वो लो होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी रिजिड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसकी इलास्टिसिटी के कम होने के चांसेस जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि प्रॉब्लम होगी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है जब क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होना शुरू होगी, रिजिड। तो एक तो लो टेम्परेचर पे हमने कहा कि आइस के बनने के चांसेस हैं, दूसरा हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिजिड होने के चांसेस भी बढ़ गए। आइए ज़रा हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लांट क्या अडेप्टेशन करेगा ताकि सरवाइव कर सके। सो अडेप्टेशंस, आइए देखते हैं जी फर्स्ट प्रॉब्लम को। हमने कहा आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में क्या होगा, जो प्लांट होंगे, सम प्लांट्स चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इनसाइड देम। प्लांट क्या करेंगे, अपने अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लेंगे। अब जब सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लिया जाएगा तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो साइटोप्लाज्म है वो सुपर कूल तो हो जाता है बट विल नॉट बी फ्रीज, फ्रीज नहीं होगा। जब फ्रीज नहीं होगा तो सारे ऑर्गेनली अपने नॉर्मल वे में काम करेंगे, फ्लॉट करेंगे और नॉर्मल वे में अंदर फंक्शन जो है वो क्या रहेंगे, परफॉर्म होते रहेंगे।
दूसरी अडेप्टेशन की हम बात करते हैं तो हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिजिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी। तो उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अक्यूमुलेट करेगी, अक्यूमुलेट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या करना शुरू कर देगी, स्टोर करना शुरू कर देगी। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब उनसे बेनिफिट ये होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो प्लाज्मा नेचर है वो मेंटेन रहेगी। जब प्लाज्मा नेचर मेंटेन रहेगी वो इलास्टिक रहेगी, रिजिड नहीं होगी, तो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट बड़ी आसानी से हो सकती है। जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है वो आसानी से मूव करेंगी टुवर्ड्स इनसाइड, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी बाहर बड़ी आसानी से क्या करवा लिया जाएगा, रिमूव करवा लिया जाएगा। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़ी दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है वो है जी हीट शॉक प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमें लाजमी जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। और इसमें 2 पॉइंट जो एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं, एक तो जो हमने कहा कि एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ पे हमने कहा था जी कि इसकी शेप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए हमने असर जो किया था, जो मेन अफेक्ट देखा था, वो हमने कहा था जी सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो एक्यूमुलेट किए जाएंगे। ये जो है वो MCQ का पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो स्टोर किए जाएंगे, ये भी आपके पास एक MCQ का पॉइंट है। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2 यहाँ पे MCQ के पॉइंट निकलते हैं और एक हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अब जब हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की, तो थर्मोरेगुलेशन से मुराद ये होता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, विद इन अ टॉलरेटेबल रेंज। यानी बॉडी के टेम्परेचर में इस तरह का चेंज लाया जाए या इस तरह का चेंज आए कि बॉडी उसे अडॉप्ट कर ले, बॉडी उसे बियर कर ले, बॉडी उसे बर्दाश्त कर ले और बॉडी में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। उस करैक्टर को हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। अब जब हम बात करते हैं एनिमल के बॉडी के टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर, तो याद रखिएगा एक एनिमल का बॉडी टेम्परेचर 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1, हीट प्रोड्यूस बाय बॉडी, बॉडी के अंदर से जो हीट पैदा हो रही है उस पे। नंबर 2, हीट लॉस। नंबर 3, हीट गेन। ये 3 मैकेनिज्म हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जब हम बात करते हैं हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, तो याद रखिएगा ये जो फर्स्ट स्टेप है हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मो मीन हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो एनिमल का टेम्परेचर उसमें पैदा होने वाली हीट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो याद रखिएगा ये जो थर्मोजेनेसिस है ये हमेशा डिपेंड करती है मेटाबॉलिज्म, उस ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस के दौरान डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है जिससे एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो सबसे पहला और सबसे मेन सोर्स बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का
वो हमेशा होता है हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। और दूसरा हमारे पास जो हीट लॉस और हीट गेन है, इन दोनों के लिए याद रखिएगा एनिमल्स को क्या करना पड़ती हैं, अडेप्टेशंस। अब अडेप्टेशंस जो हैं ये एनिमल अडॉप्ट करता है, यूज करता है ताकि हीट को लॉस किया जाए या हीट को गेन किया जाए। अब हीट लॉस और हीट गेन, इसमें डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो अडेप्टेशन में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसकी क्या हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट। जब उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो उस दौरान जो है वो हीट लॉस या गेन होगी बाय कंडक्शन, इवेपोरेशन, रेडिएशन और बेशुमार मेथड्स हो सकते हैं जिनकी बिहाफ पे हीट को गेन किया जाएगा, हीट को लॉस किया जाएगा। अब हीट लॉस हीट गेन के लिए अडेप्टेशंस हुई और हीट प्रोडक्शन के लिए थर्मोजेनेसिस हुई। तो थर्मोजेनेसिस और अडेप्टेशन दोनों मिलकर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेस ऑफ हीट। So classification of animals on the base of heat or temperature of animals on the base of temperature. So temperature की बेस पे एनिमल्स की दो मेजर क्लासिफिकेशंस की गई। Number 1, poikilotherms, number 2, homeotherms। ये दो मेजर क्लासिफिकेशंस की गई एनिमल्स की ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। अगर पोइकेलोथर्म्स के अंदर आए तो ये हमारे पास एनिमल्स विच कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एट ब्रॉड रेंज चेंज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, वो भी अपने बॉडी का टेम्परेचर वैसे वैसे चेंज करते रहते हैं। और जो चेंज आएगा, हमें मालूम है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है वो बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत ब्रॉड रेंज चेंज आता है। तो ये भी अपने जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत ब्रॉड रेंज चेंज लेके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो टेम्परेचर विल नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है इज नॉट कांस्टेंट। तो जब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हम इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दीज आर कूल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो इनके लिए कूल ब्लडेड की भी टर्म यूज की जाती है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स में आए तो एग्जांपल्स में हमारे पास हैं फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें होम्योथर्म, तो होम्यो मीन सेम, थर्म मीन हीट। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां हमने कहा कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एट ब्रॉड रेंज, ये करते हैं एट नैरो रेंज। तो बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो बड़ा नैरो रेंज होगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर
बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल, क्योंकि वो जो चेंज है वो बहुत मिनिमम होता है। तो जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाते वो पोइकेलोथर्म्स, और जो टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं दे आर कॉल्ड एज होम्योथर्म्स। और याद रखिएगा इनमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा, इन्हें हमने कहा था कूल ब्लडेड, दे आर कंसीडर्ड एज वार्म ब्लडेड। और इनकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बर्ड्स एंड मैमल्स, ये इनकी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब जब इस क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उस दौरान इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस आए। ऑब्जेक्शंस इस तरह कि हमारे पास कुछ लिजर्ड्स हैं, कुछ फिशेस हैं जो कि क्या करती हैं, एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जबकि एम्फीबियंस वगैरह, फिशेस वगैरह तो हमने कहा पोइकेलोथर्म्स हैं। फिर हमारे पास कुछ बर्ड्स और कुछ मैमल्स आ गए जिनके बारे में पता चला कि दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जो कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, जबकि मैमल्स और बर्ड्स हमारे पास होम्योथर्म है। तो फिर इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन की गई, और वो क्लासिफिकेशन जो थी उसकी बेस थी सोर्स ऑफ हीट, हीट के सोर्स की बेस पे फिर एक नई क्लासिफिकेशन की गई, इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करके। उसमें जो फर्स्ट है हमारे पास वो है जी एक्टोथर्म। एक्टो मीन आउटसाइड, थर्म मीन हीट। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या करेंगे, रिसीव हीट फ्रॉम आउटसाइड to maintain their body temperature। ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी इनका हीट का सोर्स क्या होगा, सराउंडिंग। ये बाहर से क्या कर रहे होते हैं, हीट को रिसीव कर रहे होते हैं। अक्सर इनमें होता क्या है, लो मेटाबॉलिक रेट होता है। अब लो मेटाबॉलिक रेट होने से जो हीट पैदा होगी वो क्या कर ली जाती है, क्विकली जो है वो लॉस कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है इनटू द सराउंडिंग। तो मेटाबॉलिज्म बहुत लो, हीट जो पैदा होगी वो कंजर्व भी नहीं हो सकी, फॉरेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या कर दी गई, रिलीज कर दी गई। तो फिर इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास फिशेस, एम्फीबियंस इनकी एग्जांपल्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी एंडोथर्म। अब वर्ड ही बता रहा है, एंडो मीन इनसाइड, तो यहां पे क्या होगा, रिसीव हीट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। And use it to maintain their body temperature। तो इनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होगा उस मेटाबॉलिज्म को यूज करेंगे, उससे एनर्जी पैदा होगी, और वो इतनी जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में होगी कि उस एनर्जी को वो यूज करेंगे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए।
इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स में आए तो ये हमारे पास हैं बर्ड्स और मैमल्स। जो थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है जी हेटेरोथर्म्स। अब हेटेरोथर्म्स क्या है? ये बेसिकली है टाइप ऑफ एंडोथर्म, है ये एंडोथर्म, मगर ये क्या करते हैं? अनेबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज में मेंटेन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है ये एंडोथर्म। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में है बैट्स, हिमिंग बर्ड, ये जो हिमिंग बर्ड है सारा दिन ये जो है ये रहता है हमारे पास एंडोथर्म स्टेट पे। एंडोथर्म स्टेट मीन सारा दिन खाता है, एनर्जी पैदा करता है और उस एनर्जी को यूज करता है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही ये रात को रेस्टिंग फेज में जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, अब इसका मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप हो जाता है, 10 टाइम्स ड्रॉप हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी 10 टाइम्स ड्रॉप हो जाता है, हार्ट बीट भी अच्छी खासी ड्रॉप हो जाती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो सुबह सारा दिन ये एंडोथर्म बन के रहता है, रात को वो वाला करैक्टर इससे मेंटेन नहीं रहता, बॉडी का टेम्परेचर रात को मेंटेन नहीं रहता, तो हम कहते हैं ये क्या है? हेटेरोथर्म्स। अब अगर हम देखें, ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, जो कि इस पहली कैटेगरी में आ रही थी, प्रोडक्शन ऑफ हीट में। आइए जरा बात करते हैं अडेप्टेशंस के लिहाज से। तो अडेप्टेशंस में क्या क्या अडेप्टेशंस एनिमल्स को करना पड़ती हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर? सो अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। सो पहली है हमारे पास स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। सो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन से मुराद ये होगा कि चेंज इन स्ट्रक्चर टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जब स्ट्रक्चर में चेंज आएगा या स्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे इस तरह जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करें, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स में हम मेंशन करते हैं जी, सबडर्मल फैटी लेयर, स्किन के नीचे फैट की लेयर, या हम एग्जाम्पल देते हैं जी प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड अब बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जो कि थर्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। सेकंड, पैंटिंग। पैंटिंग कहते हैं लंग्स का या रेस्पिरेटरी ट्रैक का मॉडिफाई होना ताकि हीट को रिलीज करे, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं पैंटिंग। तो ये हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है जी आपके पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अब फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन से क्या मुराद है? ये होगा चेंज इन द इंटरनल फंक्शंस of the body to maintain temperature। तो एनिमल का अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के फंक्शंस में चेंज लेके आना। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहां एग्जांपल्स देखें तो
वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेजल्स का कंस्ट्रिक्ट करना, वेजो डायलेशन, ब्लड वेजल्स का डायलेट करना, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड का होना स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, उनका स्विच ऑफ स्विच ऑन होना, ये हमारे पास है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड या प्लूमेज, फ्लफिंग, बर्ड्स का अपने फेदर्स को इस तरह अरेंज करना कि वो उनमें हीट को ट्रैप कर लें, या इस तरह अरेंज करना कि उनमें से हीट को रिलीज किया जाए, वो भी हमारे पास जो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में आता है। आइए जी, नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस, अब बिहेवियरल अडेप्टेशंस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है चेंज इन लोकेशन एंड माइंडसेट फॉर थर्मोरेगुलेशन। तो जो आपका माइंडसेट है आप उसमें चेंज लेके आएंगे, या आप अपनी लोकेशन में चेंज करेंगे ताकि क्या किया जाए, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी मूवमेंट टुवर्ड कूल और हॉट प्लेस। तो गर्म मुकाम की तरफ जाना या ठंडे मुकाम की तरफ जाना, एसी को स्विच ऑन कर देना, फैन को स्विच ऑन कर देना, हीटर को स्विच ऑन कर देना, ठीक है जी। या क्लॉथ्स की सिलेक्शन करना कि सर्दियों में कौन से पहनने हैं, गर्मियों में कौन से पहनने हैं। खाने की सिलेक्शन करना, गर्मियों में कौन सा खाना बेहतर है, सर्दियों में कौन सा खाना बेहतर है। ये सारे ही है हमारी माइंडसेट की चेंजिंग, या हमारे जो है वो लोकेशन में चेंज आना, बॉडी के जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना ताकि हम अडेप्टेशन कर सकें अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ये हमारे पास होती हैं बिहेवियरल अडेप्टेशंस। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ये जो सारा लेक्चर है ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पाइकेलोथर्म, होम्योथर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर में हमारे पास एक्टोथर्म, एंडोथर्म, हेट्रोथर्म तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये तीनों अडेप्टेशन जो हैं ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और इनसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि कोई एक अडेप्टेशन वो लिखे, आपसे पूछे कि ये कौन सी अडेप्टेशन है। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है जी वेजोडायलेशन इंक्लूड इन, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। वो आपको कहता है जी प्रेजेंस ऑफ द स्वेट ग्लैंड इन द बॉडी फॉर थर्मोरेगुलेशन, तो प्रेजेंस जो है वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, जबकि एक्टिवेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड जो है वो आपके पास बिहेवियरल अडेप्टेशन है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेक्चर डिस्कस किया ये सारे का सारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकल सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज निकल सकते हैं, यानी पाइकेलोथर्म से क्या मुराद है उनकी एग्जांपल्स, होम्योथर्म से क्या मुराद है उनकी एग्जांपल्स, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या होती हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशंस क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स। इसी तरह एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, हेट्रोथर्म्स, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये टॉपिक आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे लर्न करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।